युवराज आहूजा, एज 26 ईयर्स, हाइट 6 फुट 6 इंच, गोरा रंग, गहरी काली आंखें, ऊंची नाक, परफेक्ट जॉ लाइन, जिम में कमाई हुई मस्कुलर बॉडी, कुल मिलाकर किसी मॉडल से कम नहीं है। युवराज आहूजा अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह और मुंबई का टॉप बिजनेसमैन, शांत और एरोगेंट स्वभाव, जिसे लड़कियों में ना ही कोई इंटरेस्ट है और ना ही उनके लिए वक्त। उसके लिए उसका काम ही सब कुछ है। पर एक दिन किसी को मारने के दौरान उसकी नज़रें पड़ी वहाँ पर छुपी हुई डरी सहमी लड़की जिया पर, जिसे देखते ही उससे पहली नज़र का प्यार हो गया। जिया मेहरा, एज 19 साल, यंग, ब्यूटीफुल, क्यूट एंड सो इनोसेंट। जिया बहुत ही प्यारी और चुलबुली लड़की है। उसे लड़ाई झगड़े, खून खराबा ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो बस अपनी पढ़ाई में ध्यान देती है और लोगों की मदद करना उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके फैमिली के नाम पर सिर्फ भाई भाभी और दादी हैं। भाभी जो हर वक्त उसे ताने देती रहती हैं और भाई भाभी के सामने कुछ बोलता ही नहीं। एक आग है तो दूजा पानी, कैसे मुकम्मल होगी इनकी प्रेम कहानी। डिलीशियस कैफ़े। जिया आज काफ़ी दिनों बाद अपने फेवरेट कैफ़े आई हुई थी। उसे यहाँ की काफ़ी बहुत पसंद थी। वो आते ही अपनी टेबल पर बैठ गई और वेटर को बुलाकर कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। वेटर यस मैम बोलकर कॉफ़ी लेने चला गया और जिया वहाँ बैठे ग्लास विंडो से बाहर का नज़ारा देखने लगी। तभी अचानक पूरे कैफ़े में भगदड़ मच गई। उसे कुछ समझ नहीं आया यहाँ हुआ क्या है। सब लोग वहाँ से भागने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आया और वो जाकर एक टेबल के पीछे छुप गई। अभी कुछ पल पहले पूरा कैफ़े भरा हुआ था, अब वहीं एक भी लोग मौजूद नहीं थे। जिया को काफ़ी डर लग रहा था। उसे बहुत ही घबराहट महसूस हो रही थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक उसे किसी के जूतों की खटखट सुनाई दी और उसने टेबल के नीचे से झांक कर देखा। ब्लैक 3 पीस सूट पहने एक बहुत ही हैंडसम लड़का पूरे रौब से चलते हुए अंदर आया। वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड थे, जिसे देखकर कोई भी डर से कांपने लगे। वो अंदर आया और सामने लगे सोफे पर किसी महाराजा की तरह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। ठीक उसके पीछे 2 आदमी खड़े थे और लगभग 10 से भी ज़्यादा बॉडीगार्ड दरवाजे के पास खड़े थे। उस लड़के के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन था और आंखें बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। उसका ऑरा इस वक्त ऐसा था मानो यमराज स्वयं किसी की जान लेने हाजिर हुआ है। जिया मन ही मन बोली, हे भगवान, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे, प्लीज़ बचा लीजिए। ये लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं? वो मन ही मन बोल रही थी। तभी उसके कानों में किसी के गिड़गिड़ाने की आवाज़ आई। उसने फिर अपनी नज़रें ऊपर उठाकर देखा तो सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। युवराज के सामने कैफ़े का मैनेजर घुटनों के बल बैठा हुआ था और उससे अपनी जान की भीख मांग रहा था। मैनेजर बोला, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। युवराज अपनी सर्द आवाज़ में बोला, युवराज आहूजा कभी किसी को दूसरा मौका नहीं देता। जिंदल, ये तुझे मुझसे गद्दारी करने से पहले सोचनी चाहिए थी। अपने पीछे खड़े आदमियों को इशारा किया। उस आदमी ने उसके हाथों में गन थमा दिया। युवराज उस गन को अपनी उंगलियों से नचाते हुए अपने होठों पर सैतानी मुस्कुराहट लाकर मैनेजर को देखते हुए बोला, कोई आखिरी इच्छा जिंदल? जिया अपने मुंह पर हाथ रखे इस खौफनाक नज़ारे को देख रही थी। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसके कानों में गोलियों के चलने की आवाज़ आई और वो अपने कान पर दोनों हाथ रखकर आंखें बंद करके चीख पड़ी, नो। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली तो वो और भी ज़्यादा डर गई, क्योंकि उसके चेहरे के बिल्कुल सामने युवराज का खतरनाक चेहरा था और उसकी आंखों में बेहद गुस्सा। जिया डरते हुए बोली, पापा प्लीज़ डोंट किल मी। डर से वो कांप रही थी और उसकी आंखें रोने की वजह से सूज चुकी थी। एक पल के लिए युवराज उसके इनोसेंट से चेहरे को देखता ही रह गया। बिना किसी मेकअप के जिया का भोला भाला चेहरा रोने की वजह से टमाटर की तरह लाल हो चुका था। भले ही वो रो रही थी, पर वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, बिल्कुल किसी मासूम से छोटे बच्चे की तरह। युवराज अपनी गन की नोक उसके गाल पर नचाते हुए अपनी खतरनाक पर धीमी आवाज़ में बोला, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था बेबी गर्ल। उसकी खतरनाक आवाज़ सुनकर दिया और भी ज़्यादा डर गई और अपनी आंखें बंद करके बोली,
प्लीज़ मम्मा, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। युवराज तो जैसे उसकी मासूमियत को देखता ही रह गया। कुछ पल तक युवराज उसे घूरता रहा और अगले ही पल उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैर गई। उसने मन ही मन कहा, इनोसेंट गर्ल, नो नो नो, इट्स माई इनोसेंट लव, माफिया इनोसेंट लव। थोड़ी देर तक जब जिया को कोई भी हलचल महसूस नहीं हुई तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो हैरानी से उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि वहाँ का नज़ारा बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसे थोड़ी देर पहले था। कैफ़े में कोई मौजूद नहीं था, हर चीज़ अपनी जगह पर व्यवस्थित थी। यहाँ तक कि मैनेजर की बॉडी भी वहाँ नहीं थी और ना ही युवराज का कोई अता पता था। कैफ़े की हालत देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि थोड़ी देर पहले यहाँ भागम भाग हुई थी या किसी का मर्डर। जिया ने जल्दी से अपना बैग उठाया और दौड़ते हुए कैफ़े से बाहर आ गई। उसने 2-3 गहरी गहरी सांसें ली और खुद से बोली, ये ज़रूर कोई माफिया होगा, तभी तो दिन दहाड़े ऐसे ही उसने मैनेजर को मार डाला। फिर उसने ऊपर देखते हुए मासूमियत से कहा, हे भगवान जी, कभी मेरा उस मिस्टर माफिया से सामना मत करवाना। जिया वृद्धा आश्रम के गार्डन में अपने हाथ में एक पेपर लिए उदास सी बैठी हुई थी। वो अक्सर यहाँ आया करती थी क्योंकि इस वृद्धा आश्रम में उसकी दादी थी। उसके मॉम डैड के डेथ के बाद सारी प्रॉपर्टी उसके भाई और भाभी के नाम हो गई। उसकी भाभी बहुत ज़्यादा घमंडी थी। उसने अपनी दादी को वृद्धाश्रम भिजवा दिया था और हर रोज़ कोई ना कोई नया पैंतरा आजमाती रहती थी जिया को घर से बाहर निकालने के लिए। जिया वहीं बैठे उस पेपर को घूर रही थी, तभी किसी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। वो कोई और नहीं, जिया की दादी थी। जिया दादी को देखते हुए बोली, दादी ये सब कैसे होगा? तो परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, दादी बोली। जिया मायूस होकर बोली, कैसे ठीक होगा दादी? कॉलेज ने अचानक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे दिया। इतने बड़े शहर मुंबई में मैं अकेले कैसे रहूँगी दादी? मैं तो वहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। बातों के दौरान ही उन दोनों के पीछे से किसी की आवाज़ आई, जिसने कहा, मुझे तो अच्छे से जानती हो ना बेटा? दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ जिया की दादी की हम उम्र एक औरत खड़ी थी। महंगे कपड़े और चेहरे पर एक अलग ही रौब था, जिसे देखकर ही पता चल रहा था वो किसी बड़े घराने की हैं। उनके चेहरे पर एक सौम्य सी मुस्कुराहट थी। वो चलते हुए उन दोनों के पास आई और जिया की दूसरी साइड बैठ गई। जिया उनके गले लगते हुए खुशी से चहकते हुए बोली, बड्डी दादी आप यहाँ कब आईं? बड़ी दादी प्यार से जिया के बाल सहलाते हुए बोली, बस अभी अभी आई और तुम्हें ये बोलते हुए सुना कि तुम मुंबई में किसी को नहीं जानती, पर मैं तुम्हारे इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। मैं भी तो मुंबई में ही रहती हूँ और तुमने इतनी आसानी से कह दिया तुम किसी को नहीं जानती। जिया अपने सर पर हल्का चपत लगाते हुए बोली, ओहो बड्डी दादी, आप कितनी जल्दी सेंटी हो जाती हो। मैंने आपको थोड़ी ना कहा, मैं तो आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ, पर वो जगह मेरे लिए नया होगा, इसलिए थोड़ी टेंशन हो रही थी। बड़ी दादी जिया की दादी से बोली, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हारी पोती को अपने साथ ले जा सकती हूँ। वो मेरे साथ मेरे घर में रहेगी और मैं तुम्हारी पोती की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। दादी बोली, ऐसी बातें क्यों कर रही है जया? हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं और जिया सिर्फ मेरी ही नहीं तेरी भी पोती है। मुझे पूरा भरोसा है तुझ पर। यहाँ अपने लालची भाई भाभी के साथ रहने से अच्छा तो वो तेरे साथ रह ले। बड़ी दादी और जिया की दादी दोनों बचपन से बहुत अच्छी सहेलियां थीं। जब से जिया के दादी को उनके पोते ने वृद्धाश्रम में शिफ्ट किया था, तब से टाइम निकालकर वो हर बार मुंबई से यहाँ अपने बेस्ट सहेली और अपनी बेस्टी जिया से मिलने आती थी। जिया बोली, पर बड़ी दादी मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ? मैंने तो आज तक आपका घर भी नहीं देखा। बड़ी दादी बोली, तो फिर चलो मेरे साथ, मेरे घर के साथ साथ पूरा मुंबई शहर भी देख लेना। जिया अपनी दादी की तरफ देखने लगी। जिया की दादी ने भी हाँ में सिर हिला दिया और उसे जाने की इजाज़त दे दिया। जिया खुश होकर एक साथ बड़ी दादी और अपनी दादी के गले लग गई। जिया बोली, आप दोनों दुनिया की बेस्टेस्ट ग्रैंड मदर हो। लव बोथ ऑफ यू। बड़ी दादी बोली, चल झूठी मक्खन मत लगा। जिया बोली, अरे बड़ी दादी सच, यू आर द बेस्ट। यू नो ना, जिया कभी झूठ नहीं बोलती।
बड़ी दादी हल्का नाराज़गी से बोली, अच्छा तो फिर अपने बेस्ट दादी को इतने दिनों से याद क्यों नहीं किया? जिया मायूस होकर बोली, दादी आपको पता है ना घर पर कैसा माहौल रहता है और भाभी ने मेरा नया फ़ोन भी तोड़ दिया था इसलिए। बड़ी दादी अच्छे से जानती थी जिया के घर का माहौल और उसकी भाभी का उसके प्रति बुरा रवैया, इसलिए वो चाहती थी जिया उनके साथ जाए। वो जिया को बचपन से जानती थी, जिया एक बहुत ही प्यारी और नेक दिल लड़की थी। बड़ी दादी बात बदलते हुए बोली, ये सब छोड़ जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर ले अपने नए सफ़र पर चलने के लिए। जिया अपने इस नए सफ़र के लिए बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड थी, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था उसका ये सफ़र उसे उस मंजिल तक ले जाएगी जहाँ से उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। जिससे ना मिलने की प्रार्थना उसने भगवान से की थी, जाने अनजाने वो खुद उसके सामने जाने वाली थी और वो भी पूरी ज़िंदगी के लिए, जहाँ उसे हद से भी ज़्यादा बेहद प्यार मिलने वाला था और साथ ही साथ थोड़ा दुख दर्द भी। मुंबई पहुंचकर जिया एक बहुत ही शानदार मेंशन के सामने खड़ी थी। वो बहुत खूबसूरत था जिसे देखकर जिया का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने ऐसा नज़ारा सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। उसके आसपास हरे भरे गार्डन थे। शाम के इस वक्त मेंशन सफ़ेद रोशनी से जगमगा रहा था, जिससे उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। जिया तो मानो वहाँ की खूबसूरती में ही खो गई थी। तभी उसके कानों में बड़ी दादी की आवाज़ पड़ी। बड़ी दादी बोली, क्या हुआ बेटा, अंदर चलो। जिया बोली, जी हाँ हाँ दादी चलिए। वो दोनों जैसे ही आगे बढ़े, एक गार्ड ने सर झुकाकर दोनों को विश किया और कार से दोनों का सामान लेने चला गया। मेंशन के अंदर का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत था। जिया बोली, बड़ी दादी आपको पता है मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं किसी राजा महाराजा के घर में आ गई हूँ। इतना बड़ा घर, हर चीज़ इतना खूबसूरत है कि मैं क्या ही कहूँ। बिल्कुल लाजवाब, एवरीथिंग वेरी 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 ब्यूटीफुल। उसकी बात सुनकर बड़ी दादी मुस्कुराने लगी। जिया ऐसी ही थी, बहुत ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट। उसके दिल में जो आता था बेधड़क बोल देती थी। किसी के लिए भी अपने दिल में खुन्नस रखना उसकी आदत नहीं थी। वो तो अपने भोलेपन में हर चीज़ बोल देती थी। उसकी यही अदा बड़ी दादी को बहुत पसंद थी, इसलिए तो जिया उनकी फेवरेट थी। थकान की वजह से बड़ी दादी ने उसे उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया और वो भी अपने कमरे में आराम करने चली गई। रात के वक्त जब वो और बड़ी दादी डिनर कर रहे थे तो बातों ही बातों में जिया ने बड़ी दादी से उनके परिवार के बारे में पूछ लिया। जिया बोली, बड़ी दादी आप इतने बड़े घर में सर्वेंट और बॉडीगार्ड के साथ ही रहती हैं और कोई नहीं रहता? बड़ी दादी मुस्कुराते हुए बोली, रहता है ना मेरा पोता, बस अभी थोड़ी देर में आता ही होगा, उसे तो बस बिजनेस ही समझ आता है। जिया बोली, हाँ दादी ये लोग होते ही ऐसे हैं, बस बिजनेस बिजनेस। वैसे दादी यू फिकर नाट, अब मैं आ गई हूँ ना, देखना हम दोनों बैठकर खूब गप्पे लड़ाएंगे। दोनों ही ऐसे ही बातें करते हुए खाना खत्म किया और बड़ी दादी अपने कमरे में सोने चली गई। जिया का भी सोने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, इसलिए वो हाल में टीवी चालू करके सोफे पर बैठकर आराम से कार्टून देखने लगी। जब उसे किसी की आहट महसूस हुई तो उसने टीवी ऑफ करके अपने खुले बालों को पोनीटेल बनाते हुए दरवाजे की तरफ मुड़ने लगी। पर उसकी नज़र जैसे ही दरवाजे पर खड़े शख्स पर गई, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। डर के मारे उसके चेहरे से पसीने छूटने लगे। उसने हकलाते हुए बस एक शब्द ही कहा, हाँ भाई हमारे मिस्टर माफिया जी। उसके सामने दरवाजे के पास अपनी एक हाथ अपने पैंट के पॉकेट में डाले और दूसरे हाथ से अपने ब्लेज़र को अपनी पीठ पर टांगे अपने होठों पर डेविल स्माइल लिए उसे ही देख रहे थे या यूं कहिए ताड़ रहे थे। जिया को अपनी आंखों पर यकीन हो ही नहीं रहा था कि उसके सामने वही शख्स खड़ा है जिसने उसकी आंखों के सामने किसी की जान ले ली थी। युवराज धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आ गया और जिया को बिना पलके झपकाए एकटक देखने लगा। युवराज बोला, माई बेबी गर्ल तुम यहाँ? जिया को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था युवराज उसके सामने है। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों से अपनी आंखों को मलना शुरू कर दिया, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह, और 2-3 बार अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाए। फिर आंखें खोल कर देखा तो युवराज अभी भी उसके सामने खड़ा था। जिया बोली, सच सच में आप यहाँ हैं? युवराज अपने कोल्ड वॉइस में बोला, एनी डाउट?
अब तो जिया को और भी ज़्यादा डर लगने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जिया रोते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारना, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। कसम से मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारना मिस्टर माफिया। युवराज को जिया का उससे इस कदर डरना और उसके सामने रोना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज से पहले उसने ना जाने कितने को बेरहमी से मारा है, तड़पाया है, रुलाया है, पर जिया को आंखों से निकलने वाले एक एक आंसू उसे तड़पा रहे थे। ना जाने अचानक उसे क्या सूझा और उसने जिया को मजबूत से अपनी बाहों में भर लिया। युवराज प्यार से बोला, हे बेबी गर्ल जस्ट रिलैक्स, मैं कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ स्टॉप क्राइंग बेबी। जिया अभी भी रो रही थी, उसे अभी भी डर लग रहा था। युवराज को उसका रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और ऊपर से रोते हुए जिया जो बड़बड़ाए जा रही थी, उसे सुनकर तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जिया रोते हुए, नहीं मम, मुझे पता है आप मुझे मार डालोगे जैसे उस मैनेजर को मारा था। प्लीज़ मुझे मत मारना ना, मुझे अभी पढ़कर डॉक्टर बनना है और लोगों की मदद भी तो करनी है। प्लीज़ मुझे मत मारना, प्लीज़ प्लीज़। युवराज उसका बड़बड़ सुनकर पक गया। अक्सर वो कम ही बोला करता था और ज़्यादा बोलने वाले लोग उसे वैसे भी पसंद नहीं थे। इस बार उसने थोड़ा सख्ती से कहा, स्टॉप क्राइंग बेबी गर्ल, वरना सच में मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी धमकी सुनकर जिया उससे अलग हुई और जल्दी से अपने आंसू पोंछकर अपने होठों पर उंगली रख लिया, जैसे वो अपनी उंगली के द्वारा अपने मुंह पर ताला लगा रही हो। युवराज को उसकी मासूमियत पर हंसी आ गई, पर उसने अपनी हंसी दबाते हुए थोड़ा तेज आवाज़ में कहा, तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो? जिया ने अभी भी अपने होठों पर से अपनी उंगली रखी थी, जिसके कारण उसने कोई जवाब नहीं दिया। युवराज थोड़ा गुस्से से बोला, मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी उन दोनों के पीछे से बड़ी दादी की आवाज़ आई, जो पानी लेने में अपने कमरे से बाहर आई थी। बड़ी दादी बोली, अरे युवराज तू आ गया बेटा, मैंने तुझे बताया था ना मैं अपनी सहेली की पोती को अपने साथ लाऊंगी। ये वही है जिया, और जिया मैंने बताया था ना मेरा पोता यही है, मेरा पोता युवराज आहूजा। बड़ी दादी ने दोनों का एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाया। ना जाने क्यों जिया के यहाँ रुकने से युवराज के दिल को सुकून सा मिला, पर उसके उलट जिया को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। बड़ी दादी बोली, युवराज जिया तुम दोनों बातें करो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। बड़ी दादी के वहाँ से जाने के बाद जिया जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रूम की तरफ भागने लगी, पर उसने अभी 3-4 सीढ़ियाँ पार किए थे तभी उसके कानों में युवराज की रौबदार आवाज़ गूंजी, स्टॉप। जिया के बढ़ते कदम अचानक सीढ़ियों पर ही रुक गए और डर के कारण उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। युवराज धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने नोटिस किया जिया डर से थरथरा रही थी और उसकी पलकें नीचे झुकी हुई थी। युवराज ने मन ही मन सोचा, यार ये लड़की मुझसे इतना डरती क्यों है? फिर उसे देखते हुए बोला, बेबी गर्ल लुक एट मी। जिया ने धीरे से अपनी नज़र उठाकर युवराज को देखा और उसकी गहरी कली आंखों में कुछ पल के लिए खोसी गई। युवराज ने उसे इस तरह खोया हुआ देखा तो उसके होठों पर टेढ़ी मुस्कान तैर गई। युवराज डेविल स्माइल के साथ बोला, मैं क्या इतना हैंडसम हूँ? उसकी बात सुन जिया होश में आई और बड़बड़ाते हुए बोली, आपने मुझे क्यों रोका? युवराज कोल्ड वॉइस में बोला, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, कहीं तुमने मेरी दादी को सब कुछ सच सच बता दिया तो? जिया डरते हुए बोली, नहीं मैं कुछ नहीं बताऊंगी बड़ी दादी को, प्रॉमिस। जिया झूठी प्रॉमिस नहीं करती, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप मिस्टर माफिया हो, सच्ची। युवराज बोला, मैं कैसे मान लूं? जिया बोली, तो कैसे मानेंगे आप? युवराज उसे डराते हुए बोला, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी, वरना मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो उस मैनेजर का किया। उसकी बात सुनकर जिया बहुत ज़्यादा डर गई और रोने लगी और रोते हुए बोली, मम्मा मैं मानूंगी आपकी सारी बात, प्लीज़ आप मुझे मारना नहीं, प्लीज़ मिस्टर माफिया। उसकी मासूमियत से कही हुई हर बात डायरेक्ट युवराज के दिल को छू रही थी। युवराज सच में अपना दिल हारता हुआ महसूस कर रहा था। जिसने आज तक सिर्फ और सिर्फ जीता हो, आज वो एक इनोसेंट सी लड़की के प्यार में अपना दिल हार गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे जिया को अपनी गोद में उठा लिया। जिया उसके सडन एक्शन से बहुत ज़्यादा डर गई और गिरने के डर से जल्दी से अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन में लपेट दिए।
युवराज बोला, डोंट वरी बेबी गर्ल, अभी मुझे तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है, पहले मैं तुमसे अपने सारे काम तो निकलवा लूँ। जिया मासूमियत से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, काका कैसा काम मिस्टर माफिया? युवराज बोला, वो मैं कल बताऊंगा। युवराज उससे बात करते हुए ऊपर आ चुका था और उसे अपने बगल वाले रूम में ले जाकर बेड पर बिठा दिया। युवराज बोला, आज से तुम इसी कमरे में रहोगी, मैं सर्वेंट को बोलकर तुम्हारा सारा सामान इस रूम में शिफ्ट करवा दूंगा। एक बात और, तुम्हें मेरी सारी बात माननी पड़ेगी बिना किसी नखरे किए, समझी? जिया ने डर कर जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिला दिया। वो बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह रिएक्ट कर रही थी, जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो। युवराज ने उसके दोनों गालों पर किस किया और उसके माथे पर किस करके मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया। जिया अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर हैरानी से अभी भी दरवाजे की तरफ देख रही थी जहां से युवराज अभी अभी बाहर गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि युवराज ने अभी अभी उसे किस कर लिया। जिया ने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया, उसे शर्मा रही थी, उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। मिस्टर माफिया ने मुझे किस किया, पर क्यों? उसने जल्दी से अपना चेहरा चादर से ढक लिया और सो गई। युवराज कमरे में अपने दोनों हाथ सर के नीचे रखकर जिया के बारे में सोच रहा था। उसके सामने बार बार जिया का इनोसेंट सा फेस और उसके वो आंसू से भरी बड़ी बड़ी आंखें याद आ रही थी। अचानक वो उठकर बैठ गया, उसके दिल में बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। वो जिया को अपनी बाहों में भरकर सोना चाहता था, पूरी रात उसके भोले चेहरे को देखते हुए उसे अपनी बाहों में भरकर बिताना चाहता था। उसने अपने हाथों में पहने वॉच में एक बटन दबाया और उसके सामने की दीवार पर लगी पेंटिंग के साथ साथ वहाँ की दीवार भी साइड हो गई। वहाँ एक छोटा सा सीक्रेट दरवाज़ा बन गया जिसके पीछे जिया का कमरा था। युवराज उसके कमरे में गया और उसके सिरहाने बैठकर उसके चेहरे को निहारने लगा। जिया बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह अपने हाथ पैर सिकोड़कर सो रही थी। उसने ब्लैंकेट नीचे गिरे हुए थे और वो एक पिलो को अपने सीने से चिपकाकर सो रही थी। उसके सोने के तरीके को देखकर युवराज के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो धीरे से बुदबुदाया, माई बेबी गर्ल। उसने ब्लैंकेट उठाकर उसे उठाया और उसके हाथों से पिलो लेकर उसके सर के नीचे लगा दिया और खुद उसके बगल में लेट गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिया को अपनी बाहों में लेने के लिए, पर उससे पहले ही जिया नींद में सरक कर उसके सीने से चिपक गई। युवराज को उसके सोने का तरीका बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। उसने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और धीरे धीरे से उसके कान में कहा, गुड नाइट बेबी गर्ल, और जिया के माथे को चूम लिया। युवराज का एहसास पाकर नींद में ही जिया के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। अगली सुबह जब जिया की नींद खुली तो उसके होठों पर अनायास ही एक सुकून भरी मुस्कुराहट तैर गई। ऐसा लग रहा था जैसे सालों बाद इतनी सुकून की नींद आई हो। वो उठने की कोशिश करने लगी पर उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसे पकड़कर सो रहा हो। उसने अपनी आंखों को मलते हुए खोला तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं क्योंकि वो युवराज की बाहों में सुकून से सो रही थी। युवराज को अपने इतना करीब पाकर डर और घबराहट से उसके पसीने छूटने लगे। ममम मिस्टर माफिया। जिया उठने की कोशिश करने लगी पर युवराज ने उसके हाथ को पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। एक हाथ उसके सर पर रखकर अपने चेहरे के बिल्कुल करीब लाकर धीरे से बोला, स्लीप बेबी गर्ल। युवराज के इतना करीब आने से जिया की धड़कनें तेज हो गई। उसे अजीब सी फीलिंग हो रही थी जो उसके समझ से बाहर थी। आफ्टर ऑल थी तो वो अभी छोटी ही ना, ये सब फीलिंग्स उसके लिए नई थी और इन्हें समझना उसके लिए थोड़ा मुश्किल। जिया घबराते हुए बोली, आह आप मेरे रूम में क्यों हैं? युवराज प्यार से उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, ये घर मेरा है, ये रूम भी मेरा है और इस रूम में जो इनोसेंट सी बेबी गर्ल है वो भी मेरी है, अंडरस्टैंड? युवराज की गोल गोल बातें जिया के दिमाग के ऊपर से हवा बनकर निकल गई। वो अभी भी कंफ्यूज सी युवराज को देख रही थी। जिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों को मटकाते हुए बोली, मतलब? इस वक्त वो युवराज को दुनिया की सबसे प्यारी लड़की लग रही थी। युवराज का दिल चाह रहा था उसे अपनी बाहों में जकड़कर खूब सारा प्यार करे, पर पूरी शिद्दत से उसने अपने ख्याल को झटका और जिया के आंखों को चूम कर उठ गया। युवराज बोला, आज हमारी शादी है, बी रेडी।
उसने बिना जिया को देखे कहा और उसके कमरे से बाहर चला गया और जाते जाते छोड़ गया जिया के दिमाग में ढेर सारा कन्फ्यूज़न और हैरानी। जिया शॉक्ड होकर, व्हाट सऊदी, और वो भी मिस्टर माफिया के साथ? नो नो। वो अपनी उंगली को दांतों से दबाते हुए बेड पर बैठकर अपने दिमाग पर जोर डालने लगी। आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है? जिया बड़बड़ाते हुए खुद से बोली, पहले तो मिस्टर माफिया ने मुझे बंदूक दिखाकर डराया, फिर बाद में उन्होंने मुझे धमकी दी, उसके बाद मुझे किस किया और अब मुझसे शादी करने के लिए बोल रहे हैं। उफ, इतनी सारी कन्फ्यूज़न। हे भगवान जी, मैंने कहा था मिस्टर माफिया से कभी मत मिलवाना, पर आप तो डायरेक्टली उन्हें मेरा मिस्टर हस्बैंड ही बना रहे हैं। इट्स नॉट फेयर। वो खुद से बड़बड़ाए जा रही थी, तभी उसके कानों में एक मेड की आवाज़ आई जिसने कहा, मैम नीचे बड़ी मालकिन ब्रेकफास्ट के लिए आपका वेट कर रही हैं। जिया बोली, हाँ आती हूँ। डाइनिंग एरिया में बड़ी दादी हेड चेयर पर बैठी थी। उनके लेफ्ट साइड में जिया बैठी ब्रेकफास्ट कर रही थी और ठीक उसके सामने युवराज चुपचाप आकर अपना नाश्ता कर रहा था। बड़ी दादी बोली, जिया आज से ही तुम्हें अपने कॉलेज जाना है ना? जिया बोली, नहीं बड़ी दादी, कॉलेज कल से जाना है, आज एडमिशन की कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। बड़ी दादी बोली, युवराज तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में ही जिया का कॉलेज पड़ता है, जाते वक्त उसे वहाँ ड्रॉप कर देना, ओके? युवराज के जवाब देने से पहले ही जिया बोल पड़ी, नो नो बड़ी दादी, मैं चली जाऊँगी ना। युवराज ने अपने ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और बाहर जाते हुए गहरी आवाज़ में बोला, दादी मैं 5 मिनट के लिए बाहर खड़ा हूँ, अगर किसी को मेरे साथ जाना है तो उसे भेज दो, वरना मैं चला जाऊँगा। युवराज जा चुका था और बड़ी दादी जिया को देखते हुए बोली, चली जा, मना क्यों कर रही है? जिया पप्पी सा फेस बनाकर बोली, बड़ी दादी प्लीज़ ना, मैं खुद चली जाऊंगी। वो हर वक्त इतने गुस्से वाला फेस बनाकर रहते हैं, बिल्कुल एंग्री यंग मैन। मुझे नहीं जाना उनके साथ, अगर मुझे डांट दिया तो? बड़ी दादी उसकी बात सुनकर हंसने लगी, मेरा पोता बस दिखता थोड़ा खड़ूस है लेकिन दिल से बहुत सॉफ्ट है। जैसे जैसे तुम उसे जानने लगोगी वो तुम्हें भी अच्छा लगने लगेगा। जिया मन ही मन बोली, अच्छे से जानती हूँ आपके पोते को, कितना सॉफ्ट हार्टेड है। उस दिन उस मैनेजर को गोली मार दी और अब मुझसे शादी करने के लिए बोल रहे हैं। अगर मैंने ना कहा तो कहीं मुझे भी ना मार दें। उफ, अगर ऐसे लोग सॉफ्ट हार्टेड होते हैं तो कोल्ड हार्टेड लोग कैसे होते हैं? जिया मन ही मन बोली। बड़ी दादी बोली, कुछ कहा तुमने? जिया बोली, न न नहीं, कुछ भी तो नहीं। दोनों बातें कर रहे थे, तभी बाहर से एक गार्ड आकर बोला, मैडम बॉस ने कहा है 2 मिनट टाइम है। वाट? जिया कभी उसको देख रही थी तो कभी बड़ी दादी को। सीरियसली? बड़ी दादी 2 मिनट? बड़ी दादी हंसने लगी, वो ऐसा ही है, अपने टाइम का बिल्कुल पक्का। जिया बोली, तब तो मुझे चल कर नहीं दौड़ कर जाना पड़ेगा, वरना पता चला इसकी भी पनिशमेंट मिल जाए मुझे। जिया दौड़ते हुए अपने रूम में गई और बिना तैयार हुए अपना बैग लेकर दौड़ते हुए बाहर चली गई और जाते हुए उसने दरवाजे से चिल्लाकर कहा, बाय बड्डी दादी। कार में युवराज शांति से लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रहा था और जिया उसके बगल में बैठी तिरछी निगाहों से थोड़ी थोड़ी देर पर उसे देख रही थी। युवराज गहरी आवाज़ में बोला, तैयार हो तुम? जिया बोली, किस लिए? युवराज ने अपना लैपटॉप बंद किया और उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारे सर पर क्या बचपन में चोट लगी थी जो भूल गई? सुबह कहा था ना मैंने, आज हमारी शादी है। जिया बोली, सच सच में आप मुझसे शादी करोगे? युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया और बस उसे घूरता रहा, जैसे बोल रहा हो, मुझे देखकर लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। जिया फिर से कन्फर्म होते हुए बोली, सच्ची आप मुझसे शादी करोगे? युवराज ने एक गहरी सांस ली और साइड में लगे बटन को दबाया, जिससे कार में पार्टीशन ऑन हो गया। उसने अपनी लैपटॉप साइड में रखी और जिया का हाथ खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। युवराज उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से बोला, बेबी गर्ल, क्या तुम्हें सच में लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? जिस युवराज के चेहरे पर अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल कोल्ड एक्सप्रेशंस थे, वही अब उसके चेहरे पर एक सुकून भरी एक्सप्रेशन थी। जिया अभी भी उससे डर रही थी। उसने कुछ नहीं कहा और अपना सर नीचे झुका लिया। युवराज बोला, लुक एट मी बेबी गर्ल। जिया अभी भी अपनी नज़रें नीचे झुकाई हुई थी। युवराज कुछ पल उसे ऊपर देखने का इंतज़ार करता रहा, पर जब जिया ने उसकी तरफ नहीं देखा तो उसने उसका चीन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला,
करोगी मुझसे शादी? जिया उसकी आंखों में देखते हुए थोड़ा घबरा कर बोली, क्यों करना चाहते हो आप मुझसे शादी? उसका सवाल सुनकर युवराज चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया वो क्या बोले। वो जानता था वो उससे पहले नज़र में प्यार कर बैठा, पर उससे बोल नहीं पा रहा था। युवराज थोड़ा सख्ती से बोला, क्योंकि कोई भी लड़की अपने पति का नुकसान नहीं करवाती। जिया कन्फ्यूजन भरी नज़रों से उसे देखने लगी। जिया बोली, मतलब? युवराज बोला, मतलब अगर मैं तुम्हारा हस्बैंड बन गया तो फिर तुम थोड़ी चाहोगी कोई तुम्हारे हस्बैंड को हर्ट करे, इसलिए तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। इट्स सिंपल। जिया बोली, पक्का यही बात है ना? युवराज बोला, जिया बोली, तो फिर शादी करने की क्या ज़रूरत है? मैं ऐसे भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, सच्ची। युवराज बोला, पर मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम्हें मुझसे शादी तो करनी पड़ेगी, और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो? युवराज अपनी आधा बात बोलकर रुक गया और जिया तपाक से बोली, तो आप मुझे भी मार दोगे जैसे उस मैनेजर को मारा था? युवराज के पास उसे देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वो कुछ पल उसे घूरता रहा और उसे कमर पर हाथ रखकर अपने और करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर तुम्हें मुझसे शादी तो करनी ही पड़ेगी। नो मोर आर्ग्यू, बी रेडी फॉर आवर मैरिज। जिया थोड़ी हिम्मत करके जिद करते हुए बोली, पर मुझे नहीं करनी ना आपसे शादी। उसका ना बोलना युवराज को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला गया। आज तक उसने जो चाहा था हर वो चीज़ पाया था। पहली बार उसके दिल ने किसी लड़की की चाहत की थी और अब वो जिया को भी पाना चाहता था। हमेशा उसे अपने पास रखना चाहता था, उसे जी भर कर प्यार करना चाहता था, पर ज़बरदस्ती नहीं, शादी जैसे पवित्र बंधन में बांध कर उसे अपने पास रखना चाहता था। युवराज गुस्से में उसे घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, क्यों नहीं करनी? जिया बोली, क्योंकि आप मिस्टर माफिया हो और माफिया विलेन होते हैं, पर मुझे तो हीरो से शादी करनी थी। मैंने देखा है फिल्मों में माफिया बहुत बुरे होते हैं। युवराज उसके गालों पर अपनी उंगली नचाते हुए बहुत ही डार्क वॉइस में बोला, सॉरी बेबी गर्ल, बट तुम्हारी किस्मत में तो ये मिस्टर माफिया ही लिखा है। चाहे एक्सेप्ट करो या ना करो, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। जिया मासूमियत से बोली, नो मोर ऑप्शन। युवराज बोला, नो बेबी गर्ल। जिया की आंखों में आंसू आ गए। वो युवराज से बहुत ज़्यादा डरती थी, लेकिन अब तक युवराज उससे अच्छे से बात कर रहा था। लेकिन जब उसने उसे धमकी दी कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिया अपने आंसू पोंछते हुए बोली, तो फिर ठीक है, लेकिन मेरी ना ढेर सारी शर्तें हैं। अगर आप मानोगे तो शादी करूँगी, वरना 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 मैं। वो इधर उधर देखने लगी। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था आगे बोलने के लिए, और युवराज बस चुपचाप उसकी मासूमियत भरी बातें सुन रहा था। युवराज बोला, वरना तुम क्या करोगी? जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने युवराज को धमकी देते हुए कहा, वरना मैं बड़ी दादी को सब कुछ सच सच बता दूंगी कि आप मिस्टर माफिया हो और बहुत 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 हार्टलेस इंसान हो। युवराज अपनी आईब्रो टेढ़ी कर टेढ़ी मुस्कुराहट लिए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, उसके लिए तुम्हें दादी के पास पहुंचना पड़ेगा। सोचो, अगर उससे पहले ही मैंने तुम्हारा गला दबा दिया या फिर अपनी गन की 6 गोलियां तुम्हारे कम दिमाग वाले खोपड़ी में उतार दूं तो? जिया उसकी धमकी भरी डरावनी बात सुनकर डर गई और उसकी गोद से उतरकर अपनी सीट पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और युवराज चुपचाप देख रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जिया को इस कदर डराना या फिर उसे रुलाना, पर क्या करे, वो जिया को अपना बनाना चाहता था। उसके लिए उसे शादी करनी ज़रूरी थी। वो जानता था जिया अभी उससे छोटी है। प्यार, शादी जैसी फीलिंग समझना उसके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो उससे शादी करके उसे इस फीलिंग से रूबरू करवाना चाहता था। उसे समझाना चाहता था, उसे बताना चाहता था वो किस कदर उससे प्यार कर बैठा है। कुछ पल युवराज उसे रोते हुए देखता रहा। जब उसे उसके आंसू देखे नहीं गए तो उसकी तरफ झुककर उसके आंसुओं को प्यार से साफ किया और उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके माथे पर अपने लबों की मोहर दे दी। यह एहसास जिया के लिए बिल्कुल नए थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एक अजीब सी हलचल उसके दिल के साथ साथ उसके पूरे बदन में होने लगी और पता नहीं क्यों उसकी धड़कनें इतनी तेजी से धड़कने लगी जिसकी आवाज़ युवराज भी साफ सुन पा रहा था। युवराज ने वापस उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसके गालों को छूते हुए प्यार से बोला,
अच्छा बोलो क्या शर्त है तुम्हारी, मैं सब सुनूंगा और मानूंगा भी, पर तुम रोना बंद करो। सच्ची मानोगे ना? जिया ने उसकी आंखों में देखते हुए बड़ी उम्मीद से कहा। युवराज बोला, हाँ मानूंगा, पर उसके बाद तुम मुझसे शादी करोगी ना? जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ करूँगी मैं आपसे शादी, लेकिन आप मेरी सारी शर्तें मानोगे उसके बाद। मेरी पहली शर्त है, आप मुझे कभी नहीं डराओगे, ना धमकी दोगे और ना ही कभी डांटोगे। दूसरी शर्त, मुझ पर गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, ना अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर कर देखोगे और ना ही कभी मुझे अपनी गन दिखाकर डराओगे। तीसरी शर्त, आप मेरी सारी विश पूरी करोगे और गुड हस्बैंड के साथ साथ केयरिंग और लविंग हस्बैंड भी बनोगे। मेरी चौथी और लास्ट शर्त, आप कभी भी मेरे अलावा किसी और लड़की को ताड़ोगे नहीं, और चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। ओके, अगर आप मेरी ये सारी शर्तें पूरी करोगे तभी मैं आपसे शादी करूंगी, वरना भूल जाना। युवराज चुपचाप उसकी सारी शर्तें सुन रहा था, पर उसने जो आखिरी में कहा उसे सुनकर युवराज की आंखें हैरानी से फैल गईं। अभी तक तो उसकी सारी शर्तें उसे बचपना लग रही थी, पर आखिर में उसने जो कहा उसे सुनकर तो उसके होश ही उड़ गए। युवराज बोला, वाट यू मीन ताड़ोगे नहीं? मैं क्या तुम्हें उस टाइप का लड़का देखता हूँ? और एक मिनट, तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें देख सकता हूँ? तुम्हें जलन होगी तुम्हारे हस्बैंड अगर किसी और को देखे तो? जिया बोली, मुझे मुझे क्यों जलन होगी? युवराज बोला, तो फिर ये शर्त क्यों रखी तुमने? वो तो जब मैं घर पर होती थी तो अगर भैया किसी और लड़की को देखते थे ना तो भाभी उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी और उन्हें डांटती भी थी। जब मैंने दादी से पूछा तो उन्होंने बताया, अगर अपना हस्बैंड किसी और लड़की को देखे तो बुरी बात होती है। इसलिए मैंने आपसे कहा किसी और को मत देखना, वरना मैं भी आपको डांटूंगी, बिल्कुल भाभी की तरह, समझे? जिया ने अपने गाल फुलाकर बहुत ही क्यूट अंदाज में कहा, जिसे देखकर युवराज को उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आने लगा। युवराज को पहले तो लगा उसे जलन होगी, पर उसकी सारी बातें सुनकर उसकी मासूमियत पर वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और खिलखिलाकर हंस पड़ा। ना जाने कितने अरसे बाद वो इस तरह खुलकर हंसा था, और वो भी अपनी इनोसेंट लव, अपनी बेबी गर्ल की वजह से। हंसते वक्त उसके गालों पर पड़ने वाली डिंपल को देखकर जिया मानो सब कुछ भूलकर उसके हैंडसम से चेहरे में खो गई थी। अपने आप ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो अपलक युवराज के चेहरे को निहारती रही। युवराज अभी भी हंसे जा रहा था, पर जब जिया की नज़रें उसे खुद पर महसूस हुई तो उसने अपनी हंसी कंट्रोल कर जिया को घूरते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो? जिया कहीं खोए हुए बोली, आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, बिल्कुल फिल्म वाले हीरो की तरह। युवराज ने उसके कमर पर हाथ रखकर अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अच्छा? युवराज के इस तरह खींचने पर वो हड़बड़ा गई और उसने सीने पर हाथ रखकर खुद से दूर करने लगी। आप मेरा ध्यान ना डाइवर्ट कर रहे हो, पहले बोलो मेरे सारे शर्त आपको मंजूर है ना? जिया उसे खुद से दूर करते हुए बोली। युवराज ने प्यार से उसके माथे पर किस करके कहा, ओके बेबी गर्ल, मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है, बट गुस्सा करने वाला और गन दिखाकर डराने वाला वो मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता, बट कोशिश करूँगा। जिया बोली, तब तो नहीं करूँगी, जाओ किसी और से कर लो शादी। युवराज बोला, अच्छा नहीं करोगी? उसने पीछे से अपने गन निकालकर सामने रखा तो जिया की हवाइयाँ उड़ गई। उसने जल्दी जल्दी अपना सर हाँ में हिला दिया। जिया बोली, हाँ हाँ करूँगी ना आपसे शादी, पक्का आपसे ही करूँगी। युवराज की कार उसके ऑफिस के सामने रुकी। युवराज कार से बाहर आया और दूसरी तरफ से जिया भी बाहर आ गई। उसे लगा शायद युवराज उसे कॉलेज ड्रॉप करेगा, पर वो तो उसे अपने ऑफिस लेकर आया था। जिया ने नज़रें उठाकर देखा, सामने लगभग 60 फ्लोर के ग्लास का बिल्डिंग था। युवराज जिया का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया और उसके पीछे उसके 2 बॉडीगार्ड। युवराज उसे लेकर सीधे अपने केबिन की ओर बढ़ने लगा। युवराज अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लिए पूरे हक से जिया का हाथ पकड़कर अपने केबिन की ओर बढ़ रहा था, और उसके एम्प्लॉई पहली बार अपने रूड और एरोगेंट बॉस के साथ किसी खूबसूरत सी लड़की को देखकर बातें बना रहे थे। ओए वो देख, बॉस के साथ वो खूबसूरत सी लड़की कौन है? एक एम्प्लॉई ने कहा। दूसरी एम्प्लॉई बोली, चाहे जो भी हो, कितनी प्यारी है, देखना बिल्कुल डॉल की तरह। तीसरी एम्प्लॉई बोली, बॉस ने कितने हक से उसका हाथ पकड़ रखा है, और ये लड़की भी सर के साथ जा रही है, कहीं उनकी गर्लफ्रेंड तो नहीं? चाहे जो भी हो, दोनों साथ में बड़े अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर।
ऑफिस के एम्प्लाई अलग अलग बातें बना रहे थे और ये सब सुनकर वहाँ पर खड़ी एक लड़की गुस्से में थमथमा रही थी, जैसे उसे युवराज के साथ जिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। दोनों को साथ देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। युवराज जैसे ही जिया को अपने केबिन में लेकर आया वैसे ही उसे नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर दिया। जिया बोली, मिस्टर माफिया, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मुझे लगा आप मुझे कॉलेज ड्रॉप करोगे। बड्डी दादी ने कहा था आप मुझे कॉलेज ड्रॉप करना, बट आप तो मुझे यहाँ लेकर अपने ऑफिस में आ गए। क्यों लाए मुझे आप यहाँ? मिस्टर माफिया बोलिए ना, क्यों लाए हैं? हाँ, तुम हर बार भूल क्यों जा रही हो? मैंने कहा ना आज हमारी शादी है, हम यहाँ शादी करने आए हैं। सो जस्ट शट अप एंड स्टे देयर। युवराज ने उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठा दिया। पर शादी तो मंदिर में होती है ना, पर आपने मुझे ऑफिस में क्यों लाया? हमें मंदिर चलना चाहिए था ना? जिया का अगला सवाल, और युवराज ने उसका बड़बड़ बोलने पर उसे घूर कर देखा। हम कोर्ट मैरिज करेंगे और 5 मिनट में मेरा लॉयर आता ही होगा। सो जस्ट शट योर माउथ। इस बार युवराज ने गुस्से में कहा। पर आई सेड जस्ट शट अप। वो आगे कुछ भी बोलना चाहती थी, पर युवराज के गुस्से से लाल हुई आंखें और उसका सख्त चेहरा देखकर चुप हो गई और मन ही मन उसे कोसने लगी। खड़ूस, अकड़ू, अक्खड़, पत्थर दिल, जानिम और ना जाने किस किस नाम से जिया युवराज को मन ही मन कोस रही थी। थोड़ी देर में वहाँ ब्लैक सूट पहने युवराज का लॉयर आया और उसके साथ एक और आदमी भी था जिसने ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी, जिसे देखकर पता चल रहा था वो युवराज का बॉडीगार्ड था। शेरगिल ऑल सेट? युवराज ने उस बॉडीगार्ड से पूछा जिसका नाम शेरगिल था। शेरगिल युवराज का बॉडीगार्ड कम, उसका राइट हैंड ज़्यादा था जो उसके सारे इनलीगल बिजनेस को संभालता था। युवराज काम के सिलसिले में खुद से ज़्यादा अगर किसी पर भरोसा करता था तो वो शेरगिल था। यस सर, उसने सर झुकाकर जवाब दिया। जिया अभी भी सोफे पर मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था युवराज से शादी करने में। वो तो बस डर कर युवराज से शादी कर रही थी, पर उसे क्या पता था ये शादी उसकी ज़िंदगी में ना जाने कितनी खुशियाँ लाएंगी और थोड़ी तकलीफ भी। बेबी गर्ल कम हियर। युवराज ने प्यार से उसे पुकारा और जिया मुंह फुलाकर उसके पास आकर खड़ी हो गई। दोनों ने मैरिज पेपर पर सिग्नेचर किया और विटनेस के तौर पर शेरगिल ने भी सिग्नेचर किया। लॉयर के साथ शेरगिल भी वहां से मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए लॉयर के साथ कोर्ट चला गया। दोनों के जाने के बाद जिया मुंह फुलाकर युवराज को घूरने लगी, जैसे जताना चाह रही हो वो उससे कितना गुस्सा है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट थे। कोई भी उसके चेहरे को देखकर उसके दोनों फूले हुए गाल खींच लेता और खूब सारा प्यार करता। वैसा ही कुछ हाल युवराज का था उसे ऐसे मुंह फुलाए हुए देखकर। युवराज मुस्कुराते हुए बोला, व्हाट हैपेंड बेबी गर्ल? जिया बोली, क्या व्हाट हैपेंड? बस हो गई शादी? युवराज कंफ्यूज होकर, हाँ हो गई। हम लोगों ने मैरिज पेपर पर सिग्नेचर तो कर दिया और थोड़ी देर में शेरगिल हमारा मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ जाएगा। जिया बोली, हैं क्या ऐसी होती है शादी बिना मंगलसूत्र और सिंदूर के? हमारे यहाँ तो बिना मंगलसूत्र और सिंदूर के शादी नहीं मानी जाती। ये राज ने मुस्कुराते हुए प्यार से उसके गालों को छुआ और उसके माथे पर किस करके कहा, तुम्हें लगानी है सिंदूर और मंगलसूत्र? जिया बोली, ये कैसा क्वेश्चन है? शादी के बाद सब लड़कियां लगाती हैं तो मैं भी लगाऊंगी ना। युवराज बोला, वेट एक मिनट। युवराज ने अपने टेबल के ड्रावर से खोलकर उसमें से एक छोटी सी सोने की डिब्बी निकाली जिसमें सिंदूर था और उसके साथ ही एक छोटा सा रेड बॉक्स जिसमें मंगलसूत्र रखा था। युवराज ने उस मंगलसूत्र को जिया के हाथों में पहना दिया क्योंकि वो एक हैंड मंगलसूत्र था जिसे युवराज ने स्पेशल जिया के लिए डिज़ाइन किया था। जिया बोली, ये क्या? मंगलसूत्र तो गले में पहनते हैं ना? युवराज बोला, हाँ गले में पहनते हैं, बट ये हैंड मंगलसूत्र है। जब तक मेरी बेबी गर्ल थोड़ा मैच्योर और स्मार्ट नहीं हो जाती ना, तब तक हम अपनी शादी को सीक्रेट रखेंगे, ओके? जिया ने बिना किसी सवाल के अपना सर हाँ में हिला दिया और युवराज ने हल्का सा सिंदूर का कतरा उसके मांग में भरकर उसके बालों से ढक दिया। युवराज उसके चेहरे को देखते हुए बोला, नाउ हैप्पी? जिया मन ही मन बोली, आपसे शादी करके काहे का हैप्पी? फिर युवराज को देखकर बोली, हाँ अब मैं कॉलेज जाऊँ, मुझे कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है। युवराज ने उसे जाने की परमिशन दे दी और वो उसके ऑफिस से निकलकर कॉलेज चली गई।
युवराज ने पहले ही उसके कॉलेज में अपने एक आदमी को भेज दिया था जो जिया की एडमिशन में हेल्प करवा दे और उसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने के लिए प्रिंसिपल को अच्छे से समझा दे। सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद जिया जैसे ही प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आई, सामने से आते एक लड़के से टकरा गई। अचानक हुए टक्कर से वो लड़का एक तरफ गिरा और जिया उसकी अपोजिट साइड जा गिरी। जिया अपना सर पकड़कर, आउच मम्मी, क्या भैया देखकर नहीं चल सकते? वो लड़का जिया के मुंह से भैया सुनकर हैरान रह गया और खुद से बड़बड़ाने लगा, ये आजकल की लड़कियां ना कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो गई हैं। पहले तो भैया बोलकर लड़कों का दिल तोड़ती हैं और बाद में भाई बनकर उनको प्रोटेक्ट करने में हड्डियां अलग टूटती है। वो लड़का अपना कपड़ा झाड़ते हुए खड़ा हो गया। वो लड़का बहुत ज़्यादा हैंडसम था बट युवराज से कम। उसने ब्लू जीन्स के साथ वाइट टी शर्ट और ऊपर से ब्लैक शर्ट पहन रखी थी जिसके सारे बटन खुले हुए थे। उसने अभी तक जिया का चेहरा नहीं देखा था, उसने बस उसकी आवाज़ सुनी थी। जैसे ही उसने अपने सामने गिरी लड़की को देखा जो बड़ी मासूमियत से किसी छोटे बच्चे की तरह अपना सर पकड़कर सहला रही थी, उसके होठों पर अपने आप ही मुस्कुराहट छा गई। जिया बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी, बिल्कुल किसी डॉल की तरह। उसने लाल रंग का जंपसूट पहन रखा था और बालों को खुला रखा था। लाइट मेकअप और ऊपर से उसकी मासूमियत उफ कहर ढा रही थी। उस लड़के ने अपना हाथ आगे करके जिया के उठने में हेल्प की और प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर बोला, ज़्यादा जोर से लगी? जिया पप्पी फेस बनाकर बोली, और नहीं तो क्या, अब इतने हट्टे कट्टे इंसान से टकराऊंगी तो चोट तो लगेगी ना। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और क्यूट सी बात सुनकर उस लड़के को बहुत ज़्यादा हंसी आ गई और वो हंसने लगा। वो लड़का हंसते हुए बोला, बिल्कुल गुड़िया की तरह दिखती हो और बातें भी बहुत स्वीट स्वीट करती हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जिया। नाइस नेम, न्यू एडमिशन हो? उस लड़के ने पूछा। जिया बोली, आज ही आई हूँ, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हूँ। और आप? मैं फाइनल ईयर। दोनों अभी बात कर ही रहे थे तभी एक गार्ड आकर जिया से बोला, मैम चलिए, हमें लेट हो रहा है। जिया उस लड़के को बाय भाई बोलकर जाने लगी। अभी कुछ कदम ही चली थी तभी वो लड़का पीछे से चिल्लाया, हे गुड़िया, तुम्हारा फ़ोन यहीं गिर गया। उसने जिया को फ़ोन उठाकर उसके हाथों में थमा दिया। जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू भैया, बट मेरा नाम जिया है, गुड़िया नहीं। वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला, आई नो, बट गुड़िया ज़्यादा सूट कर रहा है। जिया ने मुस्कुराते हुए बाय कहा और वहाँ से चली गई। वो लड़का अभी भी जाते हुए जिया को देख रहा था। तभी एक लड़की आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, ओए, इतने गौर से क्या देख रहे हो उसे? उस लड़के ने जिया से नज़रें हटाकर उस लड़की को देखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहा हूँ, बहुत क्यूट थी। वो लड़की उसे घूरते हुए बोली, क्या मतलब बहुत क्यूट थी? मुझ में क्या कांटे लगे हैं? वो लड़का हंसने लगा और उसके सर पर चपत लगाकर बोला, मेरी पागल छवि कुछ भी सोचती है। उसने मुझे भैया कहा, मैं तो ऐसे ही अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। छवि बोली, ओ ऐसी बात है तो फिर ठीक है। रात के वक्त जिया बड्डी दादी के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। युवराज अभी तक ऑफिस से वापस नहीं आया था। अक्सर वो काफ़ी देर से घर आता था। वो तो ना बातें करते हुए डिनर कर रहे थे। बड़ी दादी जिया से उसके कॉलेज के बारे में पूछ रही थी। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों ने डिनर फिनिश किया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। जिया ने कल कॉलेज जाने के लिए बुक्स और इम्पोर्टेंट चीज़ों को निकाल कर पहले ही टेबल पर रख दिया ताकि कल कॉलेज के पहले दिन लेट ना हो, और फिर सोने के लिए बेड पर लेट गई। जस्ट अभी उसे नींद आ ही रही थी तभी उसे अपने पेट पर किसी के हाथ महसूस हुए और वो डर के मारे चीखते हुए उठकर बैठ गई। जिया पर तभी उसके अपने मुंह पर एक मजबूत हाथों की पकड़ महसूस हुई और अपने कान के बेहद नज़दीक से किसी की गहरी और धीमी आवाज़ आई, जस्ट रिलैक्स, इट्स मी, योर माफिया हस्बैंड। युवराज की आवाज़ सुन जिया के जान में जान आई, पर एक पल में वो फिर से चौंक गई और खुद को युवराज से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। युवराज के हाथ अभी भी उसके मुंह पर थे। उसने गुस्से में उसके हाथ को काट लिया। एक दर्द भरी चीख के साथ युवराज ने उसे घूरते हुए अपना हाथ पीछे किया और अपने हाथ को देखा जिस पर जिया के दांतों के निशान थे। आर यू मैड? युवराज गुस्से में कुछ बोलने को हुआ पर उससे पहले ही जिया उससे दुगना गुस्सा करते हुए बोली, खुद को इतने बड़े माफिया समझते हो? मैनर्स नाम की चीज़ है या नहीं आप में?
ऐसे कैसे किसी लड़की के कमरे में आप बिना उसकी परमिशन के आ सकते हो? और आप आए कैसे? मैंने डोर, बालकनी का डोर और सारी खिड़कियां अंदर से लॉक कर रखी थी। फिर आप यहाँ कहाँ से टपक पड़े? हाँ। युवराज तो पहले गुस्से में कुछ पल उसे घूरता रहा है और फिर उसके कमर पर हाथ रखकर अपने करीब खींच लिया। अचानक उसके इस तरह खींचने से जिया हड़बड़ा गई और युवराज को देखने लगी, जो अपनी आंखों में बेहद गुस्सा लिए उसे ही घूर रहा था। जिया ने थूक गटक लिया। उसे अपने आसपास का माहौल गर्म होता हुआ महसूस हो रहा था और युवराज की गुस्से से भरी लाल आंखें उसे कांपने पर मजबूर कर रही थी। युवराज गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, आज तक किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं जो युवराज आहूजा की आंखों में आंखें डालकर उससे ऊंची आवाज में बात करे। और तुम मुझसे सवाल कर रही हो? उसके गुस्से से भरी बात सुन जिया सहम गई, पर फिर भी उसकी नज़रें नीचे झुकाकर धीमी आवाज में कहा, मम्मा मैं किसी में से नहीं हूँ, मैं आपकी वाइफ हूँ, तो मैं आपसे क्वेश्चन कर सकती हूँ। जिया भले ही उससे डर रही थी, पर फिर भी उसने अपनी दिल की बात कही जो उसके दिल में थी। युवराज कुछ पल उसे देखता रहा। उसे अच्छा लगा जिया को उस पर यूं हक जताता देख, और उसकी बातों को सुनकर उसको देखकर साफ पता चल रहा था वो उससे कितनी डर रही है। पर फिर भी उसने अपने दिल की बात कही। ये बात युवराज के दिल को छू गई। उसका गुस्सा जैसे पल में छूमंतर हो गया और उसके होठों पर अनायास ही एक छोटी सी मुस्कुराहट तैर गई। सबसे अलहदा, सबसे जुदा हो तुम बेबी गर्ल। पहली नज़र में ही तुम्हारे इस इनोसेंट चेहरे को देखकर पता नहीं क्यों इस बेचैन दिल को एक अलीक सा ही सुकून मिला था। और पहली बार तुम्हारी इन बड़ी बड़ी काली आंखों में मैंने अपने दिल को डूबता हुआ महसूस किया था। अब से तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, सिर्फ युवराज आहूजा की बेबी गर्ल। मेरी ज़िंदगी, मेरी जान, मेरा सब कुछ, सिर्फ और सिर्फ तुम हो जिया। आई लव यू। युवराज अपने सामने बैठी जिया को देखकर मन ही मन सोच रहा था और जिया कब से उसे आवाज़ दे रही थी, पर युवराज तो जैसे किसी और ही दुनिया में गुम था। मिस्टर माफिया, हेलो मिस्टर माफिया, कहाँ खो गए आप? जिया ने उसे हिलाते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, सॉरी बेबी गर्ल। युवराज अपने ख्यालों से बाहर आया और जिया के चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करके उसके माथे पर किस किया और उसे अपनी बाहों में भरकर लेट गया। इन्हें क्या हुआ? अभी तो गुस्से में आग बबूला हुए जा रहे थे और अब इतने प्यार से पेश आ रहे हैं। यार, इनकी खोपड़ी का कोई स्क्रू ढीला है क्या? जिया अपने मन में अनाप शनाप सोचने लगी और युवराज उसके चेहरे को अपने सीने से लगाकर उसके बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए उसे कडल करने लगा। आपने डिनर किया? जिया की धीमी आवाज़ और युवराज के होठों पर आई वो दिलकश मुस्कुराहट जिसे वो काफ़ी सालों पहले भूल चुका था। सो जाओ, युवराज ने भी उतनी ही धीमी आवाज़ में कहा और उसके माथे पर होठ रख दिया। उसके लबों का एहसास पाकर जिया की मुट्ठियां युवराज के शर्ट पर कस गई और आंखें अपने आप ही सुकून से बंद हो गई। अगली सुबह खिड़की से आती हुई सूरज की रोशनी जैसे ही जिया के खूबसूरत चेहरे पर पड़ी, उसने करवट लेकर अपना चेहरा युवराज के सीने में छुपा लिया। युवराज ने भी उतनी ही तेजी से उसके कमर पर हाथ रखकर उसे अपने ऊपर ले लिया और उसके कमर के आसपास अपनी मजबूत बाहें लपेट दी। युवराज की मजबूत पकड़ का एहसास होते ही जिया की आंखें खुद ब खुद खुल गई और ठीक उसके सामने उसे युवराज का वो बेहद हैंडसम और अट्रैक्टिव चेहरा दिखने लगा, जिसे देखकर वो सब कुछ भूलकर बस उसके दीदार में लग गई। आज पहली बार वो युवराज को इतने करीब से देख रही थी। पहली बार जब उसने उसे कैफ़े में देखा था, तब उसका डरावना चेहरा और उसकी हाथ में गन देखकर इस कदर डर गई थी कि पिछले कुछ दिनों में उसने युवराज को कभी ध्यान से देखा ही नहीं। आज उसे एहसास हुआ युवराज कितना ज़्यादा हैंडसम है और ऊपर से उसकी मस्कुलर वेल मेंटेन्ड बॉडी जिसे देख कोई भी लड़की फ्लैट हो जाए। उसके माथे पर बिखरी उसके मैसी बाल जो उसके माथे को ढकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। उसकी घनी लंबे पलकें जो उसके खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों को ढके हुए थे। उसका अट्रैक्टिव गोरा और हैंडसम चेहरा जिसे देखकर जिया के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आई और अगले ही पल उसकी उंगलियां युवराज के चेहरे और उसके बालों से खेलने लगी। यू नो मिस्टर माफिया, यू आर सो एरोगेंट, बट आई डोंट नो वाई योर फेस उफ कातिलाना लग रहा है। अब तक आपने ना जाने कितनों की जान ली होगी, बट आपकी ये किलर पर्सनालिटी को देखकर तो बिना गोली चलाए ना जाने कितनी लड़कियां मरती होंगी।
जिया ने बड़े ही अदा के साथ अपने दोनों कहनी उसके सीने के ऊपर टिका दिया और अपना चेहरा उस पर रख कर प्यार भरी नज़रों से युवराज को देखने लगी। अगले ही पल उसने अपनी उंगलियों से युवराज के माथे के बालों को ऊपर किया और झुककर धीरे से उसके माथे पर अपने लबों की मुहर दे दी, जैसे कल रात युवराज ने उसे दी थी। उसे भी नहीं पता था वो ऐसा क्यों कर रही है, बट लाइफ में पहली बार वो किसी लड़के को देखकर इस तरह अट्रैक्ट हुई थी। हश, पागल हो जाऊंगी मैं। जिया ने गहरी सांस छोड़ी और उसके ऊपर से उठने लगी, पर अगले ही पल युवराज ने करवट लेकर उसे नीचे दबा दिया और उसके पास आ गया। उसके मूवमेंट से जिया एकदम हैरान रह गई। उसे तो लगा युवराज सो रहा होगा, लेकिन नहीं, युवराज तो शायद उसकी सारी बातें सुन चुका था, जिसे सोचकर ही जिया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लिया और अपने निचले होठ को दांतों तले दबा लिया। ओ नो, सो सॉरी सॉरी, वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। सच में मुझे नहीं पता था आप जाग रहे हो। पता नहीं आपके हैंडसम से फेस को देखकर, नो नो आई मीन आपके फेस को देखकर अपने आप मुंह से निकल गया। जिया अपनी आंखें बंद करके जल्दी जल्दी बोलने लगी और युवराज उसके चेहरे पर आते हुए क्यूट एक्सप्रेशन को देखकर मुस्कुराने लगा। डोंट वरी बेबी गर्ल, आई एम योर हस्बैंड। हक है तुम्हारा मुझे इस तरह देखना। और युवराज अपनी बातें बोलकर रुका और एक लंबा पॉज लेते हुए उसे देखने लगा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको ये क्यूट और प्यारी सी स्टोरी पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।